नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लवनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं लर्न विद लवनीश। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 साइंस का क्लास 10 एनसीईआरटी की रिवीजन करेंगे, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इसी तरह के वीडियोस 15-20 मिनट के आपको इस चैनल पर मिलेंगे, जिसमें हम की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लवनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 के रिवीजन नोट्स। चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये एज पर एनसीईआरटी न्यू सिलेबस है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अब केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने देखी होगी, घर में भी होती है, आपके रिएक्शंस रोज होती हैं, हर वक्त होती रहती हैं। जैसे घर में दूध से दही बन रहा है तो क्या है वो? केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर। वाटर कैसे लिखते हैं? H। क्या होता है वाटर में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक, H2O। ये बन गया पानी। ठीक है। कागज से कागज जलाया ना कभी, क्या बन जाता है? राख। वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब इसका एक ट्रिक है याद करने का, न्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू केमिकल चेंज। ठीक है जी। अगर आप किसी पदार्थ को जलाते हैं, जैसे यहाँ कागज को जला रहे हैं, तो क्या बन रहा है? राख बन रही है। तो न्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू केमिकल चेंज। ये होगी ना केमिकल चेंज, राख बन गई। अब इसके नए पदार्थ के गुण जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। अब कागज देखिए, कागज कैसा है? जिसपे आप लिख सकते हैं, बढ़िया से ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन जब आपने जला दिया तो वो क्या बन गई? राख। उसके गुण क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है। इसे भौतिक विधियों से उल्टा नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक प्रक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया क्रिया जब एक बार हो गई तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। अब दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया के। भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना या दही बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया की पहचान कैसे करें? अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि किसी की रिएक्शन को हम पहचाने कैसे। तो इसके कुछ साइंस होते हैं। सबसे पहला क्या है? अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। दूसरा है रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। अब ये देखिए, अवस्था में परिवर्तन, पानी क्या है? फ्रिज में रखा तो क्या बन गई? आइस। अवस्था में परिवर्तन हो गया, सॉलिड बन गई। क्या बन गया? सॉलिड बन गया ना। ये पहले क्या था? वाटर था, फिर क्या बन गया? सॉलिड। हाँ, तो दिमाग खुला रखना है। ये क्या है? तापमान में परिवर्तन, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान में परिवर्तन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट है। गैस का उत्सर्जन, ये देखिए गैस निकल रही है। कभी लैब में गए हैं आप? गए होंगे कभी ना कभी। तो रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है? गैस निकलती है ना, बुलबुले निकलते हैं। वो क्या है? गैस निकल रही है, तो वो क्या है? अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। अभिकारक वर्सेस उत्पाद, मतलब रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और प्रोडक्ट क्या है? जो बन के निकलता है। ठीक है। ये देखिए देखिए, अभिकारक जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हमेशा। ठीक है। रिएक्टेंट जो भाग लेंगे वो लेफ्ट साइड में, जैसे पानी बनता है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे एक एरो का निशान लगाएंगे। ठीक है। और जो पदार्थ बनता है उसे लिखते हैं राइट हैंड साइड पे, उत्पाद को लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो देखिए, अभिकारक जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उत्पाद जो नया पदार्थ बनता है राइट साइड पे। इनके बीच हमेशा एक तीर का निशान लगाया जाता है। ये लगाया ना एरो, ये लगाते हैं। तीर का नुकीला सिरा हमेशा उत्पाद की तरफ होता है, ये याद रखना है। जैसे एरो बनाते हैं ना, ऐसे कैसे बनाते हैं एरो? ऐसा। तो ये हो गया इसका नुकीला सिरा। तो ये कहाँ की तरफ को होगा? ये उत्पाद की तरफ होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं बनाना। ठीक है। ये नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। तो अगर आप आंसर ठीक भी होगा, अगर ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और राइट साइड प्रोडक्ट। अब रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है जी। पूरे नाम की जगह प्रतीकों का उपयोग
प्रतीक क्या है? सिंबल्स। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा और आपको केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको सिंबल्स आने चाहिए, है ना। तो हम रासायनिक समीकरण में हमेशा प्रतीक लिखते हैं, पूरी रिएक्शन पूरा नाम नहीं लिखते। जैसे मैग्नीशियम लिख रहे हैं तो स्पेलिंग नहीं लिखेंगे MAGNESIUM, साइन लिखेंगे मैग्नीशियम। तो इसके लिए वो आपको पीरियोडिक टेबल याद करना है, पहले 20 एलिमेंट्स हमेशा याद होने चाहिए। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो आगे आगे के भी याद करने हैं। अच्छा, भौतिक अवस्था लिखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे भौतिक अवस्था क्या है, ये है इसकी भौतिक अवस्था, लिखा ना SG। एस का मतलब क्या है? सॉलिड, G गैस, और L क्या होता है? लिक्विड होता है ना। S सॉलिड, L गैस, G लिक्विड, और एक और भी होता है एक्वस, यानी पानी में घुला हुआ, उसको बोलते हैं AQ से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है। अब एक एग्जांपल आता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट आता है पेपर में, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। इसको हमने पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे, पर अभी आप ये रिएक्शन याद कर लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अब आएगा बैलेंसिंग। ये भी आपके इस चैप्टर में है और आपने पढ़ा भी होगा। समीकरण संतुलन करना क्यों जरूरी है? मतलब जो रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन है ना, जैसे ये है, फी किससे बोलते हैं? क्या है फी? आयरन, आयरन प्लस वाटर, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, है ना। फेरस ऑक्साइड बनाया ना इसने, प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या है? ये Fe3O4, यहाँ क्या है? यहाँ तो Fe है, ये तो बराबर नहीं हुआ ना। Fe3 का क्या मतलब हुआ? आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ तो ये बराबर ही नहीं है, नहीं है ना बराबर, यहाँ तो सिंगल है। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। ये बैलेंस करनी है अभी, है ना। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण क्या का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है जी। अभिकारक के कुल परमाणु बराबर हैं उत्पाद के कुल परमाणु। अब यहाँ तो बराबर नहीं है, यहाँ ये सिंगल है, यहाँ ये Fe के 3 है। अब बैलेंसिंग कैसे करनी है? बैलेंसिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, जिससे आप पेपर में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले सबसे भारी धातु को बराबर करें। अब भारी धातु, अब आप तराजू लेकर थोड़ी तोलोगे कौन सा भारी है, कैसे पता लगेगा भारी कौन सा है? बताओ, कौन सा भारी है? जी, हाँ, कौन सा भारी है? कौन सा भारी है? बताओ, यहाँ पे आपको कौन सा भारी दिख रहा है? अच्छा, चलो हम Fe3 से शुरू करते हैं, ठीक है जी। वैसे तो ऑक्सीजन सबसे भारी हो गया ना, वो 4 है, लेकिन यहाँ पर जब बन रहा है तो ये वाटर के बीच में हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं ना, तो वैसे हम ऑक्सीजन से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, Fe3O4। अब यहाँ यहाँ देखो, इस वाली में देखिए आप, Fe3O4, हमने रिएक्शन याद कर ली, मान लीजिए याद करके लिख ली, Fe प्लस वाटर बनाएगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ तो ये बराबर नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? ये 4 दिख रहा है ना, ऑक्सीजन 4, ये 4 आप यहाँ लिख दोगे, लिख दिया, Fe प्लस 4 वाटर। अब यहाँ पे ये 4 था, ये ऑक्सीजन के लिए लिखा आपने, ऑक्सीजन के लिए 4 है ना, लेकिन ये जब आप लिखेंगे तो ये यहाँ पर लगेगा, ये लेफ्ट में, ये याद रखना है। ऐसा O4 नहीं लिख देना, ये 4 जो है वो यहाँ आएगा, तो ये सारा ही बैलेंस हो गया, 4 वाटर। ठीक है, अब ये 4 आ गया यहाँ पे, ये ऑक्सीजन का 4 यहाँ पे आ गया। लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? ये अब ये यहाँ 4 आ गया, तो ये भी तो बैलेंस करना है, ये हाइड्रोजन H थोड़ी रहेगा क्योंकि इससे पहले आ गया, तो यहाँ पर भी 4 लग जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे Fe3O4 था तो ये 3Fe हो गया, तो ये क्या बन गया? 3Fe प्लस 4 वाटर विल फॉर्म Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब है 4 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली क्या है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन मतलब जुड़ना, जोड़ बनाना। जैसे
आपने ये दो एग्जांपल्स अगर आप याद कर लेंगे ना तो संयोजन अभिक्रिया आपका काफ़ी है इतना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2 प्लस O2 क्या बना रहा है? H2O। ये दो रिएक्शंस याद कर लीजिए। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है ये। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभिकारक अनेक हो सकते हैं पर उत्पाद सिर्फ एक होगा, ये याद रखना है आपने इसमें। अभिकारक, ये अभिकारक है ना, रिएक्टेंट्स, ये तो कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? वन ही होगा। यानी A प्लस बी विल फॉर्म AB, C प्लस O2 विल फॉर्म CO2, कोयले का दहन या जल का निर्माण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। ये है हमारी संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या है? वियोजन मतलब टूटना, संयोजन का उल्टा। उधर क्या था? दो से एक बन रहा था, यहाँ एक से दो बनेंगे। संयोजन वियोजन ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, वियोजन मतलब टूटना, संयोजन का उल्टा। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी तो चाहिए ना किसी चीज को तोड़ने के लिए। तो ऊर्जा, अब ऊर्जा कितनी तरह की है? ऊष्मीय है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या प्रकाशीय एनर्जी। ये वाली रिएक्शन आपने याद कर लेनी है। AgCl विल फॉर्म Ag प्लस Cl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो पहले ज़माने में कैमरे होते थे ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, उसमें यूज़ होती थी ये टेक्निक। ये आता है आपको, ये हम क्वेश्चन कभी आगे रिवीजन सीरीज में करेंगे, लेकिन अभी आपने वियोजन अभिक्रिया में ये तीन एग्जाम्पल्स याद करने हैं। CaCO3 विल फॉर्म CaO प्लस CO2, वाटर विल फॉर्म H2 प्लस O2 और AgCl विल फॉर्म Ag प्लस Cl2। और यही संयोजन में भी जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या है? ये उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, ये प्रोडक्ट इधर चला जाएगा, है ना। संयोजन और वियोजन एक दूसरे का उल्टा। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट, ये देखो यहाँ कितने अच्छे समझाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग किक्स आउट वीक। एक तेज बच्चा है, मोटा बच्चा है, वो क्या है, पतले बच्चे से लड़ाई करेगा तो पतला बच्चा गिर जाएगा। विस्थापन उसको डिस्प्लेस कर रहा है, गिरा रहा है, हटा रहा है ना। जब अधिक क्रियाशील तत्व ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम क्रियाशील जो उससे वीक है तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। उदाहरण, लोहा कॉपर से अधिक ताकतवर है ना। अब यहाँ देखो Fe प्लस CuSO4 आपने पढ़ा भी है, क्या बनाएगा ये? FeSO4। इसमें क्या हुआ? इसने CuSO4 से SO4 को हटाकर Fe के साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया आयरन सल्फेट। ये था क्या था? कॉपर सल्फेट। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देखिए आप, ये क्या हो गया यहाँ पे? ये जो है ना, जब आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। इसमें आप कील डालोगे तो आस्ते आस्ते आप देखोगे कील क्या है? ब्राउन कलर की हो गई। कॉपर सल्फेट, कॉपर और सल्फेट का था, ये जो सल्फेट है ना, यहाँ से हटके इस पे चला गया, तो ये आपका आयरन सल्फेट FeSO4 बन गया। क्या बन गया ये? FeSO4 बन गया ये, है ना। ये बन गया आपका FeSO4। थोड़ा ये पेन कभी काम नहीं कर रहा, तो ये बन गया आपका FeSO4 ब्राउन कलर का। तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। एक अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दिया। द्वि विस्थापन, अब ये भी विस्थापन की तरह है, बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें दो डिस्प्लेसमेंट होगी। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है ना। इसमें एक अवक्षेप बनता है, अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अवक्षेप बनता है, Na2SO4 प्लस BaCl2। ये क्या बना रहा है? BaSO4 हुआ ना ये देखो, एक ये बदल गया BaSO4, ये SO4 यहाँ से यहाँ चला गया, और BaCl जो था वो बन गया आपका NaCl, है ना, 2NaCl बन गया। तो क्या हुआ? दोनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। तो ये आपकी द्विविस्थापन हो गई। उधर एक ही था CuSO4 प्लस Fe में, FeSO4 प्लस Cu, लेकिन यहाँ पर दोनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ और सफेद रंग का अवक्षेप भी बन गया, प्रेसिपिटेट भी बन गया। इस तरह की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
उसके बाद देखिए उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में लॉस होता है और रिडक्शन में गेन होता है। ठीक है जी। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद करना है। और अपचयन में ऑक्सीजन उल्टा एक दूसरे का, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब यहाँ देखिए CuO plus water will form CuO copper oxide plus hydrogen will form copper plus water। यहाँ क्या हुआ, CuO अपचयन हो गया ना। अपचयन में क्या बोला था हमने, ऑक्सीजन की कमी है ना, तो ये CuO, ये यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, Cu हो गया, और यहाँ इसमें जुड़ गया, उपचयन हो गया तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये बन गया CuO plus H2 will form Cu plus H2O। इसको एक एग्जांपल को आप याद कर लीजिए। अपचयन उपचयन के लिए यही काफी है आपके लिए। और ये जो प्रोसेस है, उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जब दोनों एक साथ हो, उपचयन भी और अपचयन भी। ये एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि इसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होंगे। अब दैनिक जीवन में प्रभाव, इन केमिकल रिएक्शंस का हमारी रोज की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ देखते हैं हम इसको। एक संक्षारण, कोरोजन आपने देखा होगा है ना, क्या है, रस्ट इज कॉमन, देखा ही होगा, जंग जगह जगह जंग लगा होता है। जब धातु ऑक्सीजन, नमी या अम्ल के संपर्क में आकर कमजोर हो जाती है। तो संक्षारण कब होता है, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि संक्षारण कब होता है, जब धातु ऑक्सीजन, नमी या अम्ल के संपर्क में आकर कमजोर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, लोहे पर जंग लगना, या चांदी पर काली परत जमना, या तांबे पर हरी परत जमना, जो आपने देखा भी होगा है ना। बचाव के तरीके, अब जंग से हम, संक्षारण से कैसे बच सकते हैं, पेंट करके, विद्युत लेपिंग करके, विद्युत लेपन होता है यशद लेपन, जिंक की कोटिंग। ये क्वेश्चन भी आता है, यशद लेपन क्या होता है, जब लोहे पर जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक मतलब, जिंक कैसे होता है, जेड एन की कोटिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं यशद लेपन, के याद रखना है ये। और गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन जो मैं आपको बता रहा हूँ, साइकिल के हैंडल पे किया जाता है। ये वो जो पेंट होता है ना साइकिल के हैंडल पे, अपने घर पे आप साइकिल होगी आपके पास, कैसा होता है, सिल्वर कलर का बड़ा चमकीला सा जो हैंडल पे पेंट होता है, वो जिंक की कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं यशद लेपन। वो क्यों किया जाता है, ताकि उस पर जंग ना लगे। नहीं तो साइकिल तो बाहर खड़ी रहती है आपकी, पानी में भीगती रहती है ना, घर के बाहर खड़ी करते हो, क्या होगा बरसात में, जंग लग जाएगा, हैंडल ही खत्म हो जाएगा, कैसे चलाओगे। तो वहां पे क्या करते हैं, यशद लेपन करते हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या है, विकृत गंधिता या रेनसिडिटी। तेल वसा वाले खाने का, तेल या वसा वाले खाने का हवा से मिलकर उपचयन होना, इससे खाने का स्वाद और गंध बदल जाते हैं। अब जैसे, अब आप देखिए ना, ये देखिए, कोई भी खाना होता है, कोई अगर आपके तेल वाला खाना है, अगर आप उसको खुला रखेंगे, अचार को ऐसे रखोगे, वो खराब नहीं हो जाएगा, वो क्यों होगा, वो विकृत गंधिता हो जाती है ना। तो उसको रोकने का उपाय क्या है, प्रति ऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, वायुरोधी बर्तनों में रखना। तो उसको हम कैसे रखते हैं, वायुरोधी बर्तन टाइट करके बंद करके रखते हैं ना अचार को, इसलिए रखते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा। फ्रिज का उपयोग करना है ना। चिप्स का बड़ा कॉमन एग्जांपल है, तो चिप्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर क्या होता है, क्यों फूला होता है वो, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। अगर वो ना भरे ना और ऐसे ही बंद कर दें, तो कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाएंगे, अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं होगी। वो उसे कहते हैं विकृत गंधिता। ये भी एक दैनिक जीवन में प्रभाव है केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है जी। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं, अब आता है जी ऊष्मा के आधार पर, हीट के आधार पर अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी, उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, आप यहाँ से भी समझ आ रहा है आपको, ऊष्माक्षेपी है ना, क्षेपण हो रहा है, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है, क्षेपी या हीट निकल रहा है। उदाहरण के लिए आपने रिएक्शन याद करनी है, CH4 क्या है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊष्मा, एक ये हो गया। और दूसरा श्वसन भी हमारी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है जी।
ऊष्माशोषी, इसके ऑपोजिट अगर आप जाएंगे तो अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है ना। यहाँ पे हीट उल्टा देना पड़ता है, जैसे योजन अभिक्रियाओं में हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की अभिक्रियाओं में। तो ये थे कुछ ब्रीफ नोट्स चैप्टर 1 के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। इसे आप एक बार वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स को वैसे ही रिवाइज कीजिए, आपको ये पेपर में बहुत काम आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।